नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिंगर्स क्रॉस रखिए, भारत में इतना बड़ा बवाल हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिन रात तैयारियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रणनीतियां बनाई जा रही हैं और उधर देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी फुल अलर्ट पे हैं। किसी भी समय एक बड़ा धमाका आ सकता है और ये धमाका ऐसे आदमी की तरफ से आने वाला है जो ऐसा सिरफिरा इंसान है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिला चुका है। ब्रिटेन जैसे देश को उसने जमीन चटा दी और वो आदमी अब भारत में कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी घोषणा उसने कर दी है। और वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो होगा ये खुलासा होगा, एक भंडाफोड़ होगा और हिंडनबर्ग जैसा ही बड़ा खुलासा होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। और इसके अंदर कई उद्योगपति एक्सपोज होने वाले हैं भारत के, ऐसी चेतावनी इस व्यक्ति ने दी है। व्यक्ति कौन है, खेल क्या है, सब समझेंगे और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस आदमी को बीजेपी से भी खुन्नस है तो क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक खबर छपी है और वो खबर कहती है कि एक बहुत बड़ा रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है बहुत सारे पत्रकारों का, उसने ऐलान किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट उस संस्था का नाम है। उसकी वेबसाइट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और इस संस्था ने ऐलान किया है कि भारत में वो जल्दी ही एक बड़ा खुलासा करने वाली है और उस खुलासे में कई उद्योगपति भारत के एक्सपोज होंगे। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस खबर को जारी किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जब इसको लेकर इस कंसोर्टियम को, OCCRP को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसको मेल लिखा तो कोई जवाब आया नहीं है। अब ये जो OCCRP है, यहीं से सारी बात शुरू होती है कि ये है क्या। एक होता है ना ऑक्टोपस, उसकी 8 भुजाएं होती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आदमी, उसकी हजारों भुजाएं। कब कहां से कौन सी भुजा निकलेगी और अटैक कर देगी आप नहीं जानते हैं। उस आदमी का नाम है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस जो है वो इस OCCRP को फंडिंग करता रहा है और जॉर्ज सोरोस ही नहीं, रॉकेफेलर फाउंडेशन से भी इसको फंडिंग आती है। इन दोनों संस्थाओं ने कोविड के दौरान यह आरोप लगा था कि मोदी सरकार ने इन दोनों संस्थाओं के हित के लिए काम किया है कोविड के केस में। ऐसा आरोप इस देश में लोग लगा रहे थे। इस आरोप की सत्यता पुष्टि मैं कुछ नहीं करता हूं, इसका समर्थन मैं नहीं करता हूं, इसकी जानकारी दे रहा हूं। ऐसे आरोप लगे थे। अब इसमें जो है, ये जो आदमी है सोरोस, ये एक 92 साल का बूढ़ा है। अगर आप सोरोस के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक 92 साल का बूढ़ा है और इस 92 साल के बूढ़े ने अभी तक पूरी दुनिया में 3 अरब डॉलर यानी 300 करोड़ डॉलर, डॉलर है, रुपए नहीं है, 300 करोड़ डॉलर दान में दे दिया चैरिटी में, पूरी दुनिया में। और ये जो चैरिटी है, इस चैरिटी के जरिए, और बहुत दुनिया के बड़े अमीर लोगों में से है ये, जहां जो चाहे कर सकता है। और ये जो चैरिटी में इसने पैसा दिया है, इस चैरिटी में पैसा देने के बावजूद कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये करता क्या है? ये करता एक तो चैरिटी, इसका धंधा कुछ और है लेकिन ये करता है चैरिटी। धंधा क्या है? ये हेज फंड चलाता है। जिन लोगों को शेयर मार्केट वगैरह का आइडिया वो जानते होंगे हेज फंड क्या होता है। हेज फंड ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें 1000 करोड़ 500 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। वो बड़े बड़े लोग, पूरी दुनिया के रिच उस फंड में जॉर्ज सोरोस के पास पैसा लगाते हैं। अंबानी जी के पास भी पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा, सोरोस को कहेंगे भैया आप अपना फंड हमको दे दो, क्योंकि 40 साल से जॉर्ज सोरोस अपने हेज फंड पे लोगों को 40 साल से लगातार 3.5 साल में दुगना यानी 20% की हिसाब से रिटर्न दे रहा है।
40 साल से आप 100 करोड़ 1000 करोड़ लगा रहे हैं, उस पर 20% रिटर्न दे रहा है। इतना रिटर्न कहीं किसी को नहीं मिलता है और इसीलिए लोग उसके दीवाने हैं। ये रिटर्न हासिल करने के लिए जॉर्ज सोरोस क्या क्या खेल करता है इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले भारत के संदर्भ में समझें कि इसकी जो रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही टेंशन क्यों है। भारतीय जनता पार्टी को टेंशन इसलिए है क्योंकि ये जो संकेत आया इसमें कहा गया है कि सत्ता पक्ष के बीच में कुछ सत्ता के साथ साठगांठ, और चूंकि ये करप्शन, इसका नाम ही है करप्शन के खुलासे करना, और बड़े बड़े उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ ये खुलासा होने वाला है। तो इसमें एक तो ये चीज आता है, लेकिन ये वजह नहीं है। वजह ये है कि जॉर्ज सोरोस को अभी कुछ समय पहले जब हिंडनबर्ग खुलासा हुआ तो पानी पी पी कर गालियां दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्मृति ईरानी तक को छोड़ दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए। सोरोस ने कहा कि जो भारत में CAA आया है और आर्टिकल 370 हटाया गया है कश्मीर से, यह गलत है। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और ये उसको पसंद नहीं है। सोरोस को एक चीज तो उसने ये कही है, इसके अलावा हठी बुड्ढा, सनकी बुड्ढा, ये सब खतरनाक बुड्ढा, ये सब हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री कह चुके हैं। हिंडनबर्ग मामला वित्तीय मामला था, उसमें विदेश मंत्री के बयान का क्या मतलब था। लेकिन जब अडानी का मामला हो तो मिर्ची जोर से लगती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आदमी इतना अरबों खरबों में खेल रहा है वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होगा कि हमको कुछ कह दिया बीजेपी वालों ने तो हम चिढ़ के हमला कर दें और इसलिए वो खुलासा कर रहा है? नहीं। जॉर्ज सोरोस की हिस्ट्री आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जॉर्ज सोरोस बीजेपी के खिलाफ क्यों जा सकता है। जॉर्ज सोरोस जिस देश का रहने वाला है उस देश का नाम है हंगरी। हंगरी एक ऐसा देश है जहां से जॉर्ज सोरोस को पलायन करना पड़ा था क्योंकि हिटलर के जमाने में यहूदियों के खिलाफ बेहद नफरत फैलाई जा रही थी, जिसका शिकार यह बच्चा हुआ था। 92 साल का यह आदमी अमेरिका चला गया हंगरी से, और उस दिन इसने संकल्प लिया कि मेरे पास जो कुछ संसाधन होंगे उससे मैं नफरत की राजनीति को मिटाऊंगा, क्योंकि हिटलर की नफरत की राजनीति का शिकार जॉर्ज सोरोस हुआ था। पूरी दुनिया में जो नस्ली नफरत होती है, जाति धर्म की नफरत होती है, उसके खिलाफ सोरोस अपने संसाधन और जान लगा देता है। उसका जो पॉलिटिकल मोटिव, और एलानिया है ये, उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, उस पॉलिटिकल मोटिव को लेकर वो दुनिया भर में, उसके अपने देश हंगरी में भी उसके खिलाफ स्टॉप सोरोस लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री है हंगरी का, पीटर ऑर्बान, वो इस बात से, वो वहां पे ईसाईवादी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदूवादी है, ईसाईवादी है, और वो कहता है कि हम मिक्सअप तो हो सकते हैं, मिक्स ब्रीड नहीं बन सकते। हम मुसलमानों के साथ मिलजुल के रह लेंगे लेकिन ब्रीड की शुद्धता रखेंगे। और जॉर्ज सोरोस किसी भी भेदभाव के खिलाफ है, तो इसलिए जॉर्ज सोरोस को स्टॉप जॉर्ज सोरोस कानून बना दिया गया एक व्यक्ति के खिलाफ। हंगरी का प्रधानमंत्री शरणार्थियों को घुसने देना नहीं चाहता, जो अत्याचार के बारे मुसलमान शरणार्थी वहां पहुंचे, और जॉर्ज सोरोस जो है उसको इस बात से नफरत है। वो दुनिया भर में बहुत सारे हर्ष मंदर को यहाँ पे सुना है, आमर सिंह की सस्ता है नमती, उसको भी सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में जो भी भेदभाव मिटाने वाले अलग अलग संगठन उनका सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो कम्युनिस्ट होगा, ये तो कम्युनिस्ट टाइप की बातें कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है। वो दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसका उसने विरोध नहीं किया। अति राष्ट्रवाद का मुखर आलोचक है। पुतिन के खिलाफ तगड़ा बयान दिया, उसने कहा कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस हार गया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन को वो कहता है कि इसका भी विघटन होगा और इसका हाल वही होगा जो सोवियत संघ का हुआ था। सोवियत संघ पे भी हमले कर चुका है। शी जिनपिंग जो है चाइना वाले, उन्होंने जैसे ही अपने देश में क्लोज सोसाइटी शुरू की, डेमोक्रेसी को कम किया, सोरोस उनके खिलाफ खड़ा हो गया। इस तरह से वो अति राष्ट्रवाद के भयंकर नफरत करने वाला आदमी है। अब आप जॉर्ज सोरोस का पॉलिटिकल नेचर समझ गए होंगे। जब आप पॉलिटिकल नेचर समझ गए हैं तो अब आप समझिए कि यह आदमी दिमाग का कितना तेज है। याद कीजिए, यह आदमी भारत में एक खुलासा करने वाला है कुछ दिनों में, जिस पे ये वीडियो है। उस खुलासे में इस देश के उद्योगपतियों का कोई आपराधिक साठगांठ उजागर होगी।
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को, मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, अलर्ट कर दिया गया है कि ये आगे जाके क्या खुलासा करने वाला है। ये वो जॉर्ज सोरोस है। और इस जॉर्ज सोरोस के से बचने के लिए अब ये हमारे सोर्स हैं कि जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी की, उसने तैयारी शुरू कर दी है कि अगर जॉर्ज सोरोस कोई खुलासा करेगा तो हमको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के और दूसरी चीजों के जरिए उसको भारत के खिलाफ षड्यंत्र कैसे बताना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है ये कैसे बताना है, इस पे भी काम चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी गुजर रहे थे तो उनसे रास्ते में जॉर्ज सोरोस के संगठन का वाइस प्रेसिडेंट मिला था। यह भी मसला बहुत जल्दी कांग्रेस के खिलाफ उठेगा और यह बताया जाएगा कि कांग्रेस जो है वो उसके पीछे है। वैसे मैं आपको बताऊं जो मैं महसूस कर रहा हूं, मोदी जी जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तब से महसूस करता हूं, ये मेरी धारणा है, भारत में सरकारें तय करने में अमेरिका जैसे और दूसरे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। जॉर्ज सोरोस पूरी दुनिया भर की राजनीति में दखलंदाजी करता है और वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के प्रधानमंत्री बनने के पीछे भी वहाँ की मदद थी और अब उनके जाने के पीछे भी वहाँ का ही मोटिवेशन होगा। तो विदेशी ताकतें जो है ना, खासतौर पे अमेरिका, पूरी दुनिया भर में, अमेरिका की हिस्ट्री है 100 से ज़्यादा दुनिया भर में वो रिजीम चेंज कर चुका है, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं किया। वो अलग अलग तरीके से, अब पहले का ज़माना दूसरा था, अब ज़माना दूसरा है। अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपनी, देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में आई है, मनमोहन सिंह जी की जैसे अचानक एंट्री हुई है हम सब जानते हैं, नरसिंह राव की एंट्री हुई है सब जानते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या पे सवाल है, सीधे सीधे उंगलियां उठी हैं अमेरिका की तरफ, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी ने खुद ही बता दिया था, हत्या से पहले उनका इंटरव्यू है, सब मैं डाल चुका हूँ। राजीव गांधी की भी हत्या होती है और कैपिटलिस्ट एजेंडे पे देश चल पड़ता है, जैसे नरसिंह राव आते हैं और दनादन चलता जाता है और अमेरिका की कृपा आ जाती है। उसके बाद से लोग बताते हैं कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो पूरी तरह से, उनका जो एजेंडा था कैपिटलिस्ट एजेंडा, मनमोहन सिंह अचानक पिक्चर में आते हैं, मनमोहन सिंह का राजनीति से क्या लेना देना, अचानक वित्त मंत्री बन जाते हैं, नरसिंह राव उनको लाके बनाते हैं क्योंकि कैपिटलिस्ट एजेंडा को मनमोहन सिंह लागू कर सकते हैं। उसके बाद में नरसिंह राव के बाद मनमोहन सिंह आते हैं, मनमोहन सिंह भी कहा जाता है किसी दबाव में बने थे और उस दबाव के बाद में, ये सब मैंने सुना हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, इसमें कितना तथ्य मैं नहीं जानता हूँ, इसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए वो तथ्य ही नहीं मान के चलिएगा, है ना, नहीं तो क्या फायदा माना नहीं हो किसी की। तो वो जो है मनमोहन सिंह जब तक बने रहे, जब ये कहा गया कि मनमोहन सिंह रिटायर होने वाले हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे यहाँ अभी आजकल वाले हैं, लेकिन ये सत्य है कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उससे पहले बार बार अमेरिका जा रहे थे, इनकी काफ़ी यात्राएं अमेरिका की हुई थी। उसके बाद में जो है ये भी आ चुका है अखबारों में, उसके बाद में ये इनका ग्राफ ऊपर जाते चला गया। अभी फिलहाल जो सीन लग रहा है वो ये लग रहा है कि अमेरिका में जिस तरह का मोदी जी के जाने पर रिस्पांस मिला है, जिस तरह की चीज़ें आई हैं, और उसके बाद में जैसे जाके चेथम हाउस में मीटिंग होती है, वहाँ पे राहुल गांधी संबोधित करते हैं। चेथम हाउस एक ऐसा क्लोज हाउस है जिसके अंदर जो भी आदमी जाता है वो बाहर आके बताता नहीं है कि अंदर क्या बात हुई है। राहुल गांधी वहाँ भाषण दे चुके हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो वहाँ के लोग राहुल गांधी को यानी रिजीम चेंज करने के लिए पुश कर रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये अनुमान है और ये मेरा अनुमान है भैया, माना भी नहीं जाता, लेकिन ये मेरा अनुमान है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। हालत ये है कि इसने इस तरह से, देखिए अब थाईलैंड का उदाहरण लेता हूं, कैसे मैनिपुलेशन किया, कितना बड़ा खिलाड़ी है ये। जॉर्ज सोरोस ने 7% ब्याज था अमेरिका में, थाईलैंड में था 11%, और थाईलैंड धनाधन मुद्रा छाप रहा है और वहां से आके अमेरिका से लोग 4% अधिक ब्याज मिलने के चक्कर में थाईलैंड की बैंकों में पैसा ठूसे जा रहे हैं। अब पैसा ठूसते थाईलैंड खुश और पैसा छाप रहा है। एक दिन अचानक एक इवेंट छोटा सा होता है और उस इवेंट के होने के साथ ही सारे अमेरिकी थाईलैंड के बैंकों से अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। बैंक खाली होने लगते हैं और जब बैंक खाली होने लगते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है और सोरोस देखता है कि इनकी अब मुद्रा गिरने वाली है तो उसको शॉर्टिंग करता है। आपको मैंने हिंडनबर्ग के टाइम में बताया था शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग ये होती है कि चीज को सस्ती होने से पहले खरीद लेना।
और सस्ते होने के बाद दे आप कहेंगे घाटा हो जाएगा, आज मैंने खरीदी 100 रुपये की, कल हो गई 50 रुपये की, तो घाटा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में होता है भाई साहब, मैंने फ़ोन किया या किसी और भी जहाँ पे भी शॉर्टिंग होती है कि भाई मेरे जो है वो 10 कंप्यूटर बुक कर दो, ठीक है, कितने का कंप्यूटर, 10,000 रुपये का। आपका कंप्यूटर मैं पैक का पैक रखा रहूँगा, ठीक है, और 1 महीने बाद मैं आपके कंप्यूटर लौटा दूंगा और 10,000 की जगह मैं आपको 10,500 दूंगा। बोले ठीक है। आपने क्या किया, कंप्यूटर को बेच दिया और जब दाम कम हुआ तो कम दाम पे कंप्यूटर खरीद लिया और जिससे खरीदा था उसको लौटा दिया। तो ऐसा शेयर में भी होता है। शेयर में आपने कहा भाई हाँ, दिन में तो इंट्राडे तो करते ही हैं लोग कि भाई आप सुबह सुबह बोला कि भाई मेरे 4 शेयर बुक कर दो आज रिलायंस के, ठीक है भैया कर दीजिए बुक, पेमेंट तो शाम को ही होगी ना मार्केट बंद होने से पहले, और इस बंदे को पता है कि ये मार्केट गिर सकता है रिलायंस का, तो शाम को जब क्लोजिंग हो रहा है 3:30 बजे के आसपास शेयर मार्केट जब बंद होता है तो ये क्या करेंगे कि आपका जो इन्होंने शेयर खरीदे थे वापस कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। और वो इनसे फीस लेता है इस बात के लिए कि भाई मैं आपको दे रहा हूं उधार पे शाम तक के लिए, तो महंगा दूंगा, ये लेते हैं। तो पता चला कि इन्होंने खरीदा महंगे में, मतलब महंगे में लिया और लौटा दिया जब सस्ता हो गया तो, और ऐसे में इन्होंने पैसे बना दिए। ये होती है शॉर्टिंग। तो इन्होंने क्या किया, जॉर्ज सोरोस ने शॉर्ट किया थाईलैंड की मुद्रा को, थाईलैंड बर्बाद हो गया, जॉर्ज सोरोस ने पैसा बना लिया। इस तरह का बहुत सारे देशों की मुद्रा के साथ कर चुका है, चीन के साथ कर चुका है, रूस के साथ कर चुका है, जापान के साथ कर चुका है, टर्की के साथ कर चुका है, जो कि अब टर्की हो गया है। और सबसे बड़ा खेल इसने पाउंड के साथ किया, ब्रिटेन को रुला दिया इसने। हुआ क्या था कि ब्रिटेन वाले अंग्रेज तो नक्चड़े हैं, आप जानते ही हो, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो यूरोपियन यूनियन बन रहा था, यानी बहुत सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर अपना एक बनाया यूरोपियन, और ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। बाद में ब्रेग्जिट हुआ, उससे बाहर निकल गया है ना। ये जो बोरिस जॉनसन था, इसने अपने कुछ लेख लिखे जिसका इतना प्रभाव हुआ कि लोगों ने मतदान में हरा दिया और ब्रेग्जिट हो गया, ये सब कहानी है। तो उसमें जो है ना यूरोपियन यूनियन बन रहा था, तो अपने घमंड में अकड़ा हुआ था कौन, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ना एक यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म बनाया कि भैया किसी की मुद्रा 40 रुपये की है, किसी की 60 रुपये की है, किसी की 80 रुपये की है। तो अगर सब मिलोगे और सब एक कॉमन मुद्रा बनाओगे यूरो, तो आप कॉमन मुद्रा बनाओगे तो उसका रेट, तो आपकी मुद्रा का क्या होगा। तो उन्होंने एक कॉमन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म बना दिया कि भाई आपस में जो है हम अपनी मुद्रा को इस तरह से, वो इनका एक सिस्टम बना दिया उन्होंने कुल मिला के, वो बहुत जल जाएंगे आप। अब क्या हुआ, उसमें शामिल होने में भाई ब्रिटेन ने लगा दी अपनी कंडीशन, हम अकड़ू हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, बोले जी हमारे पौंड का रेट हम नहीं बदलेंगे। अब वो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के हिसाब से इनका नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी महंगाई भी ज़्यादा थी, और 13% तक, जैसे अभी भी इसकी हालत ख़राब है इनकी मुद्रा की। अब ये मानने को तैयार नहीं थे। तो जॉर्ज सोरोस ने क्या किया कि दबा के इनके पौंड स्टर्लिंग खरीद के रख लिया। जॉर्ज सोरोस ने 1 अरब पौंड के पौंड स्टर्लिंग कैश अपने पास रख लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो स्थिति है, जो अकड़ू पड़ने वाली है ब्रिटेन की, इसके कारण ये फंसेगा। तो ब्याज हो गया था 13%, महंगाई छू रही थी आसमान। और उसके बाद एक छोटा सा घटनाक्रम होता है जिससे धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाता है। क्या? ब्रिटिश पाउंड। और एक रात में जॉर्ज सोरोस 1 अरब पाउंड स्टर्लिंग को एक्सचेंज में बेच देता, एक ही रात में। जैसे ही बेचता है पाउंड धड़ाम से गिरता है, और जैसे ही धड़ाम से गिरता है ये खरीदना शुरू कर देता है। इस आदमी ने 15 दिन के अंदर 1 अरब पाउंड स्टर्लिंग को 1.5 अरब बना लिया था। 15 दिन में 50% ग्रोथ। ये है जॉर्ज सोरोस। और ये जो आदमी है इसी तरह से 40 साल से लोगों को देता आ रहा है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला था, नहीं मानते थे, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई वाले हैं। बीच में आपने देखा होगा जो डॉलर सस्ता हुआ तो नाक बचानी थी, नाक बचाने के लिए अपने रुपए डॉलर बेच के अपने ही रुपया खरीदने लगे ताकि रुपए का दाम ऊपर बना रहे। अब रुपए का दाम तो ऊपर बन गया, लेकिन जब आपका महंगा होगा सामान तो एक्सपोर्ट नहीं होगा ना। जब आपका माल एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप क्या महंगा मिलेगा,
एक आदमी कह रहा है भैया आपके रुपए की कीमत ज्यादा है इसलिए मैं आपसे खरीदने आ रहा हूं, तो ये तो 250 की मिल रही है चीज, उसके रुपए की कीमत कम है, वहां मुझे 200 की पड़ रही है, तो आदमी बाहर से ले लेगा, उसके कारण हमको दिक्कत होने लगी। फिर आखिर में हार मान के सरकार को, ये आरबीआई को ये खेल बंद करना पड़ा, क्योंकि आपके पास में बॉन्ड एक हद तक की तो हो सकते हैं लुटाने के लिए। तो इस तरह की चीजों का फायदा उठा के वो सारे खेल करता रहता है। अभी जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है दोबारा से कि उसकी संस्था ने कह दिया है, उसकी संस्था क्या है, वो इसको फंड करते हैं। और खुन्नस की बात इसलिए मानी जा रही है कि जॉर्ज सोरोस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उसका बेटा जो है वो सारा का सारा कारोबार उसका देख रहा है। और जॉर्ज सोरोस का इतना खुल के विरोध, और वो भी इस हद तक जैसे स्मृति ईरानी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सारी चीजें तो जो है वो झेलना आसान नहीं है ना। एक आदमी इतना अमीर आदमी हो तो वो आदमी क्यों बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए टेंशन है। एक तो विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के साथ में उसका 36 का बनता है, पहली चीज। दूसरा, उसका रवैया पूरी दुनिया में राजनीति में खेल करता रहता है। तीसरा, वो अरबों खरबों डॉलर जो है, अरबों डॉलर, 3 अरब डॉलर कुछ होते हैं, 3 अरब या 30 अरब है, मैंने भी आपको बताया था, 3 अरब डॉलर चैरिटी में दे चुका। 3 अरब डॉलर को रुपए में आप गूगल करके देखिएगा कितने होते हैं, आपको आइडिया लगेगा। और 1.5 अरब के करीब उसने पैसा ऐसे लगाया हुआ है अपनी चैरिटी में। वो चैरिटी अपने से भी करता है, मतलब कई होता क्या है कि जैसे आप टाटा बिरला होते हैं ना, ये चैरिटी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि भाई एनजीओ को पैसा दे दिया, एनजीओ खर्च कर रही है। ये ऐसा नहीं करते हैं, इन्होंने अपना कोई, ये सीधे ही अपने एनजीओ टाइप के बनाया हुआ उसने, फुल पावर अपने हाथ में। तो अब वो इतना पावरफुल आदमी, उसके बारे में इस तरह का आपने बयानात दे दिए, विचारधारा के तौर पर वो आपको पसंद नहीं करता, वो कह रहा है आप हिंदू राष्ट्र वाले हो, वो कह रहा है आपने 370 गलत किया, वो कह रहा है सीए गलत किया। और फिर उसका एक फाउंडेशन ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स मिल गए, जैसे हिंडनबर्ग था उसी तरह का है ये। और हिंडनबर्ग से ये माना जा रहा है कि ये और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। तो बहरहाल सांस थाम कर बैठिए, क्या पता 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कौन सा धमाका हो जाए, क्या जानकारी निकल के आ जाए। अब आप उस जानकारी को कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका ये है कि भैया सच है या गलत है ये इंपॉर्टेंट है, कौन ला रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरी सरकार ने गड़बड़ की है तो उसकी पोल कोई भी खोले। भाई चोर भी तो अदालत में जाके सरकारी बादामाफ गवाह बन जाता है, तो अदालत को छोड़ देती है ना कि भाई तूने सच बताया और एक चोर पकड़वाया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, घोटाला पकड़वाया। विसिल ब्लोअर क्या होता है? विसिल ब्लोअर वही तो होता है ना जो सिस्टम के अंदर का ही आदमी होता है और पकड़वा देता है, पोल खोल देता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये, अगर गड़बड़ निकली और गड़बड़ पाई गई तो फिर हम ये मान के चलेंगे, हम अपनी ये नहीं कहेंगे कि ये साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, ना, सच है ना, बस इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं कोशिश करूँगा ये दोनों चैनलों पर वीडियो चला जाए ताकि दोनों चैनलों पे कोई चूके नहीं इस वीडियो से, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इसको इस तरह से समझा के अभी कहीं पे भी रखा नहीं गया है। नमस्कार, जय हिंद।